नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य के वैशाली की शर्मसार कर देने वाली घटना। 20 वर्षीय गुलनाज खातून का बिहार राज्य के प्रशासन में अपने न्याय की गुहार के लिए सड़क पर उसके घर वालों का हड़ताल तक का सफर। ये वही वैशाली है जो गौतम बुद्ध की तीर्थस्थली मानी जाती है। इतना ही नहीं, वैशाली को भगवान महावीर का जन्म स्थान भी बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कहा भी जाता है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा नीतीश कुमार के पिछले 5 वर्षों में कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया और क्या नहीं किया। किस तरीके से बिहार राज्य आने वाले समय में न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का महिलाओं की सुरक्षा के लिए जाने आने वाला राज्य बन जाएगा और सबसे प्रचलित राज्य बन जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से जाने जाने वाला। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार में हेल्थ इंडेक्स के बारे में। पिछले 5 वर्षों में बिहार राज्य की जनता का स्वास्थ्य के ऊपर बिहार सरकार के अंदर कितना प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही हम बात करेंगे बिहार राज्य में नौकरी को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया है और आज क्या हाल है। नीतीश कुमार की नीतियों के बारे में जानने से पहले हम उस वीडियो को देखते हैं जहां रोड पर बैठी अपनी बेटी के न्याय के लिए बिहार की सड़कों में उसकी मां किस तरीके से गुहार लगा रही है। वैशाली जिला में गुलनाज नाम की लड़की का इनके ऊपर किरासन तेल से छिड़क करके इनको आग लगा करके मार दिया गया है। बात करेंगे हम इनसे, क्या कुछ कहना है आपका? कैसे हुआ ये सब, क्या हुआ? ये हमारे लड़की को छेड़खानी किया, हमारी लड़की इनकार कर गई। इसी वजह से मिट्टी तेल छिट करके आग लगाया रोड पर। लड़का का नाम सतीश कुमार राय, उसके पिता का नाम विनय राय, एक लड़का और चंदन कुमार राय, उसके पिताजी का नाम विजय राय। अभी हमको इंसाफ चाहिए। 17 दिन हो चुका, कोई इंसाफ नहीं हुआ। FIR किए, वो सब चप गया, कोई सुनवाई नहीं। हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई नहीं। सिर्फ हम सिलाई खा कर बाल बच्चे को पाल रहे हैं। बच्ची मेरी घर पे सिलाई करती थी। मामला ऐसा क्या हुआ मामला कि वो लोग ऐसे एकाएक कर दिए? वो लड़की से छेड़खानी कर रहा था। नया रोड ढलाई हुआ था, वहाँ पर अड्डेबाजी मार रहा था। मेरी लड़की बोली कि यहाँ पर तुम लोग हम लोग को कुछ बोलो नहीं। वह बोला कि यहाँ पर रोड खरीदे, यहाँ पर होगा, बोलेगी तो मर्डर होगा। इसी पर वो लड़की को आग लगाया गया। 4 महीना शादी को बचा था मेरे बच्ची का। कितनी अजीब बात है, जब नेताओं को वोट लेना होता है तो अपने घर के दरवाजे तक आते हैं, लेकिन जब वही दरवाजे का आदमी मर रहा होता है, अपने न्याय के लिए रोड पर खड़ा रहता है, तो नेता अपने कार्यालय में बैठी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे होते हैं। ये जो घटना आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये घटना 30 अक्टूबर की शाम को गुलताज जब अपने घर के पास ही कचरा फेंकने जाती है और तो उसके साथ किसी न किसी तरीके से चंदन कुमार राय और सतीश कुमार राय गुलताज को सरेआम मिट्टी का तेल छिड़क करके उसको जला देते हैं। गुलताज ने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए अपने बयान में बताया था कि किस तरीके से जाना माना गुंडा आरोपी सतीश यादव, जो गांव का एक जाना माना गुंडा था, उसके साथ छेड़खानी करता था। सतीश और उसके 2 साथियों को उस शिकायत करने पर, उसके साथी और उसकी जो शिकायत करने पर उसके घर से पकड़ करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। अब ये सोचने वाली बात है, गुलताज को पटना के अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, लेकिन 15 दिनों के उपचार के बाद 16 नवंबर को इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर आप बिहार राज्य से हैं तो इतना सरेआम किसी लड़की को मिट्टी तेल छिड़क करके जला देना, इससे पता चलता है कि उस राज्य की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। तो आइए जानते हैं कुछ तथ्यों के साथ क्या है बिहार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा नीतीश के आने के बाद भी, और इन 5 सालों में महिलाओं की सुरक्षा में कितनी बदलाव आई है और कितनी बदलाव नहीं आई है। समाचार एजेंसियों ने जब बिहार के पुलिस से यह पड़ताल करी बिहार में महिलाओं की सुरक्षा कितनी और कितने केस आ रहे हैं, ये डाटा आपको चौंका देने वाला है। पूरे भारत राज्य में सबसे ज़्यादा सुरक्षित राज्य जो है वो बिहार राज्य है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सबसे असुरक्षित राज्य जो है वो बिहार राज्य है। ये नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे के आंकड़े बोल रहे हैं। बिहार में महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण, दहेज के लिए हत्या और प्रताड़ना के मामले सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं साल 2017 के कुछ आंकड़े। साल 2017 में राज्य की पुलिस
मुख्यालय से मिले जानकारी के मुताबिक साल 2017 के दौरान बिहार प्रदेश में महिला अपराध से जुड़े कुल 15,784 मामले सामने आए थे। 15,784। इसमें से बलात्कार के 11,099 थे, अपहरण के 6,817, दहेज के 1,081, दहेज प्रताड़ना के 4,873 और छेड़खानी के 1,814 मामले शामिल थे। अगर साल 2018 की बात करें तो साल 2018 में महिला अपराध के 7,683 मामले सामने आए थे। इनमें बलात्कार के 682, अपहरण के 2,390, दहेज हत्या के 575, दहेज प्रताड़ना के 1,535 और छेड़खानी के 890 और महिला प्रताड़ना के 16 से 11 मामले शामिल है अकेले बिहार राज्य में। लेकिन बिहार राज्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो स्थानीय स्वशासन की बात करता हो जिसमें 50% की छूट हो, पुलिस की नौकरियों में 35% की छूट हो, या फिर शिक्षक की भर्तियों में 50% की छूट हो, इसके बावजूद भी बिहार की महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है और पूरे भारत के लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए बिहार राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं। बिहार राज्य की सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 474 निकाला था, जिस पर किसी भी महिला उत्पीड़न की स्थिति में कोई भी महिला उस पर कॉल लगा करके बिहार राज्य को डायरेक्टली सूचित कर सकती थी। लेकिन जो आंकड़े हेल्पलाइन नंबर पर आए, ये भी बिहार राज्य को चौंका देने वाले थे। केवल बिहार राज्य को नहीं, बल्कि जो ये नेता दावा करते हैं कि हम बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को पुख्ता कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं, उनकी आंखें भी इस डाटा को नहीं देख पाई थी। ये चौंका देने वाला डाटा है। साल 2019 में पटना हेल्पलाइन में अब तक 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 474 मामले उत्पीड़न के आ चुके थे। यहाँ तक कि सितंबर महीने तक पटना में सबसे ज़्यादा 85 रेप के मामले दर्ज हुए थे। सितंबर महीने तक पटना में रेप के 85 मामले दर्ज हुए थे। कटिहार में, बिहार का एक जिला है जिसमें 80 रेप के मामले दर्ज हुए थे। पूर्णिया में 74 केस दर्ज हुए थे। अररिया में 67 मामले दर्ज किए गए थे। मुजफ्फरपुर में 58 मामले दर्ज किए गए थे। गया में 56 मामले दर्ज किए गए थे। 2017 में पटना हेल्पलाइन में 400 मामले दर्ज किए गए थे, वो भी अकेले रेप के, जो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा था। अब ये डाटा आपको सुनकर लगता होगा कि ये क्या हो रहा है बिहार में, लेकिन बिहार की वास्तविकता यही है। 63% मामले घरेलू हिंसा से जुड़े थे और 61% मामले छेड़छाड़ से जुड़े थे। दहेज उत्पीड़न से जुड़े 13% मामले थे। वहीं 2018 में पटना हेल्पलाइन में 432 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 254 मामले घरेलू हिंसा से जुड़े थे, 81 मामले दहेज उत्पीड़न से जुड़े हुए थे, जबकि छेड़छाड़ से जुड़े 88% मामले दर्ज किए गए थे। अब आपको बताते हैं, इधर 2019 से नवंबर महीने तक पटना महिला हेल्पलाइन में कुल 474 आए थे मामले। इसमें 297 मामले घरेलू हिंसा से जुड़े थे। दहेज उत्पीड़न से जो मामले जुड़े थे वो 59 मामले जो दर्ज किए गए थे। 104 मामले छेड़छाड़ से जुड़े थे, दर्ज किए गए थे। और हम ये कह सकते हैं कि बिहार की महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है इन सभी डाटा को देख करके। और जिस तरीके से हम डाटा देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी बिहार की नीतीश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को निश्चित कर पाती है, ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब बात करते हैं बिहार से अलग राज्यों में जाने आने वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। चुनावी मुद्दे में नेतागण काम देने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार की वो युवा को 10 लाख नौकरियां देंगे। आपने सुना भी होगा समाचार और मीडिया के माध्यम से। ये बात अलग है कि नीतीश सरकार ने इस लॉकडाउन में बिहार की लगभग 13 लाख जनता में से 10 लाख जनता को 1-1 हजार रुपये दे करके आगामी चुनाव के लिए अपनी ओर खींच लिया है। ये बात अलग है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पूरे राज्य में, मैं केवल बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जो लोग हैं वो बिहार की जनता है। दर दर ठोकरे खाने के लिए जो जनता है वो बिहार की जनता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है, बिहार राज्य उन राज्यों में आता है जहां से लोग जो हैं उस राज्य के दूसरे राज्यों में काम करने के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं। उनमें से राज्य हैं उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, बिहार दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है, और बिहार भी उन राज्यों में शामिल है। मतलब यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा काम के लिए जाते हैं। बिहार की जनता आज भी दूसरे राज्यों में प्रवासन करती है और प्रवासी बन के घूमती है। मतलब साफ है कि बिहार में काम के लिए जगह नहीं है, उद्योग नहीं है और ना ही कल कारखाने हैं। रोड भले ही पानी आने जाने पर वो बह जाएगा पानी के साथ, लेकिन उनको बनाने के लिए रोजगार नहीं दिया जाता है। खैर, अब बात कर लेते हैं बिहार के हेल्थ इंडेक्स के बारे में। नीति आयोग की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि साल 2015 में बिहार
साल 2019 की अपेक्षा में स्वास्थ्य के मामले में ठीक था, थोड़ा ठीक था। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक था। साल 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि बिहार राज्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षा थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में अच्छा था साल 2019 में, लेकिन नीचे से दूसरे पायदान पर है और सबसे खराब प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश राज्य का। अब यह बात करते हैं बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय के बारे में। ये सवाल तो बड़ा सीधा है, अगर आप किसी से भी ये पूछेंगे कि आपको, तो ये इस सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ डाटा। बिहार के 130 करोड़ जनता में प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करता। क्षेत्र की कुल आय बटे क्षेत्र की जनसंख्या, इससे प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। 130 करोड़ की जनता में प्रति व्यक्ति आय निर्भर करता है बिहार की जनता पर, बिहार की जनसंख्या पर। बिहार की जनसंख्या जितनी ज्यादा बिहार में काम करेगी उतनी ज्यादा उस राज्य की खपत होगी और खपत होने पर आमदनी होगी। बिहार का मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती है, लेकिन खेती छूट जाने के बाद भी व्यक्ति भी उद्योग धंधे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बिहार में उद्योग धंधे की कमी है और वहाँ पर उद्योग धंधे कल कारखाने बहुत ही कम हैं और इसलिए बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। खेती पर निर्भर है बिहार की जनता, जो है खेती पर निर्भर है। अगर खेती पर निर्भर नहीं है, कि जो खेती नहीं करते हैं उन्हें उद्योग धंधों की जरूरत है, उद्योग धंधों के साथ जुड़ करके अलग राज्यों में काम करने की जरूरत है और इसीलिए वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और यही है सबसे बड़ा पलायन का कारण। 2016 और 17 की रिपोर्ट में बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, लगभग 38,540 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम राज्य का यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, लगभग 3,75,000 के करीब। मतलब एक व्यक्ति की सालाना आय, मतलब एक व्यक्ति जो साल भर में कमाता है 3,75,000 है, जबकि बिहार में यही 38,000 के करीब है। तो वाई नीतीश फॉर बिहार, इन 5 सालों का आंकड़ा मैं 2 या 12 मिनट की वीडियो में बताना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आज का इस वीडियो में महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपको जानने का बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। किस तरीके से बिहार में आज भी महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, पूरी तरीके से सशक्तिकरण नहीं है। जिस तरीके से आज गुलजार खातून अपने न्याय के लिए लड़ रही है, आने वाले 5 सालों में भी आने वाली जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपने न्याय के लिए रोड पर खड़े उतर के लड़ेंगी और बिहार सरकार से सामना करेंगी। और बिहार सरकार आने वाले चुनाव में अपने मुद्दों से इस तरह भटकाता रहेगा, लेकिन बिहार की जनता आज भी ये बात शायद समझने को उतारू नहीं है। मिलेंगे दोस्तों इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा आपको वीडियो मिलती रहेगी। जस्टिस फॉर निकिता खातून। जय हिंद, जय भारत।